स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलडीसी जीडीसी जेई के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके कुछ क्वेश्चंस, और इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग जिसे टर्न आउट भी बोला जाता है। इससे पहले लगभग 11 पार्ट्स हमारी चैनल पर उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 1673 मिलीमीटर गेज के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम चक्रेल अंतराल, मैक्सिमम एंड मिनिमम चक्रेल गैप फॉर 1673 mm गेज इन टर्न आउट। देखिए हिंदी में थोड़ी सी त्रुटि है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि 1673 मिलीमीटर गेज इन टर्न आउट, यानी टर्न आउट में क्वेश्चन का मतलब यही है 1673 mm गेज होती है, तो उसमें चेक रेल का अंतराल मिनिमम टू मैक्सिमम क्या रहता है। तो आंसर है 41 से 45 mm। चेक रेल देखिए ये एक पॉइंट एंड क्रॉसिंग का दृश्य है, और ये है आपकी चेक रेल। दो चेक रेल होती हैं, ये क्रॉसिंग है, आगे स्विच है, और चेक रेल में ये जो गैप होता है ये होता है आपका चेक रेल का गैप। और देखिए ये जो आपका नापा जाता है ये आपका इस क्रॉसिंग की नोज से, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो क्रॉसिंग की नोज है, क्रॉसिंग की जो नोज है उसके जस्ट सामने से नापा जाता है यहाँ पे से, और बाकी इसके ऊपर येलो कलर के पेन से इंफॉर्मेशन दे रखी है कहाँ से इसको मेज़र करते हैं। जैसे कि साइड में देख सकते हैं ये पास का सीन है, ये येलो जो सीन है यहाँ से आप मेज़र कर सकते हैं चेक रेल अंतराल। ये होता है आपका 41 से 45 mm के बीच में, यानी इससे लेकर 41 से लेकर 45 के बीच में होना चाहिए, तो आपका सही है। और एक और चीज़, चेक रेल का साइज इस तरह से होता है, आगे से थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है, ये आपका होता है 65 mm। ये इसे कहते हैं फ्लेयर एंड, फ्लेयर एंड बोला जाता है इसे। फ्लेयर एंड बोला जाता है, और इसका गैप होता है 65 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएमएस क्रॉसिंग के नाक पर अधिकतम घिसाव क्या हुआ। इंग्लिश में है द मैक्सिमम वियर ऑन द नोज ऑफ सीएमएस क्रॉसिंग। वियर का मतलब होता है घिसाव। अब देखिए इसका आंसर है 10 mm, यानी सीएमएस क्रॉसिंग की नाक पर। देखिए नोज ये होती है जब ट्रेन यहाँ से जाती है, आपको इतना तो पता ही होगा कि जो क्रॉसिंग होती है पॉइंट इन क्रॉसिंग, उसका इस्तेमाल होता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ट्रेन को पहुँचाने के लिए। तो ये नोज होती है, इस नोज पर घिसाव आता है जब ट्रेन इस पर से निकलती है, तो ये 10 mm तक इसका घिसाव चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता। और पास से देखते हैं, और देखिए वियर यानी जो घिसाव होता है वो कैसे नापा जाता है। जो आपकी नोज़ होती है क्रॉसिंग की, उसे 100 mm पीछे इस तरह से, या तो वियर गेज होती है नापने की, ये डिजिटल गेज है, इससे नापा जाता है, या फिर एक तरीका और है। अब देख सकते हैं ये है नोज़, ये क्रॉसिंग की नोज़, और यहाँ पे सिंपल लिखा रहता है कि ये ANC है, यानी एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग ये है। इससे 100 mm पीछे एक स्केल को रखते हैं। स्केल रखने के बाद इस तरह से देखिए, इस तरह से ये डिवाइस होता है, ये स्केल टाइप का होता है। 1 mm होता है इसका हर स्टेप, इसे स्टेप्ड ही बोलते हैं क्योंकि सीढ़ियों की शेप में होता है। ये देखिए हीरा 1 mm इसका एक सीढ़ी कह सकते हैं, या फिर एक स्टेप होता है। और जितना ये स्केल को इस तरह से रखेंगे 100 mm पीछे क्रॉसिंग की नोज से, और यहाँ से इस स्टेप को अंदर एंटर करेंगे। जितना अंदर एंटर हो जाएगा वो एक्चुअल में क्रॉसिंग की नोज की रीडिंग आ जाएगी, सॉरी क्रॉसिंग की जो वियर होता है उसकी रीडिंग आ जाएगी, यानी क्रॉसिंग की घिसाव की। तो समझ में आ ही गया होगा कैसे
ये वेयर को यानी क्रॉसिंग के नोज़ के वेयर को नापते हैं। स्केल को रख के वो जो स्टेप्ड जो स्केल होता है उसको अंदर से हम एंटर करते हैं, जितने पार्ट्स के अंदर चले जाते हैं वहीं तक क्रॉसिंग की नोज़ को वेयर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 केजी की सीएमएस क्रॉसिंग पर मापे के हिसाब से कितने mm घटाया जाता है। देखिए 60 केजी और इंग्लिश में है इन 60 केजी सीएमएस क्रॉसिंग हाउ मैनी mm इज डिडक्टेड मेजर्ड वियर, यानी नापी गई वियर में से हिसाब में से कितना mm हम घटाते हैं। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया कैसे क्रॉसिंग की वियर को मेज़र करते हैं। इस मेथड से या तो आपकी ये गेज आती है नापने की, इससे मेज़र करते हैं, या मैनुअल मेथड ये होता है जो आपको इमेज में दिख रहा है, स्केल रखकर इस तरह से ये एक स्टेप्ड स्केल, ये भी स्केल टाइप का होता है, ये इस डिज़ाइन में होता है, इससे नापते हैं। तो नापने के बाद एक्चुअली जो रीडिंग आएगी उसमें से 60 केजी की आपकी क्रॉसिंग है तो 2.5 mm रिड्यूस्ड कर देते हैं। 2.5 mm हम माइनस कर देंगे और वही एक्चुअल में होगी इसकी वेयर। अब देखिए क्रॉसिंग जो है वो इस तरह से होती है। 60 केजी क्रॉसिंग में यहाँ लिखा रहता है 60 केजी क्रॉसिंग है और ये उसकी ये है आपकी क्रॉसिंग उल्टी, पीछे की तरफ से उल्टी। ये सीधी क्रॉसिंग ये है ट्रैक पे बिछी हुई और उल्टी पीछे से ऐसी दिखाई देती है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सीएमएस क्रॉसिंग में सीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है। सीएमएस की फुल फॉर्म होती है कास्ट मैंगनीज स्टील। कास्ट मैंगनीज स्टील ये होती है सीएमएस की फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा क्वेश्चन ब्लर सा दिख रहा है। 52 केजी सीएमएस क्रॉसिंग के मापे के हिसाब से कितने mm घटाया जाता है। अभी इससे पहले था 60 केजी में कितना माइनस होगा, ये है 52 केजी सीएमएस क्रॉसिंग में मापे गए हिसाब से कितना mm घटाया जाता है। इसमें घटाया जाता है 2 mm, यानी एक्चुअल में जो ये मेथड जो बताया था आपको क्रॉसिंग का वियर नापने का, ये नापने के बाद 2 mm घटा देंगे, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी क्रॉसिंग के वियर की। और ये इंस्पेक्शन करते हैं क्रॉसिंग का, उस समय नापा जाता है, उससे पता चलता है कि क्रॉसिंग की जो गुणवत्ता है वो कैसी है। और ये जो स्टेप्ड इसे कहते हैं, इसे हम फिलर गेज भी बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ इससे मैं सबको समझ में आई हूँ। ये देखिए ये आपकी क्रॉसिंग है 1 in 8.5 की, ये आपकी है डिजिटल वियर गेज। इससे कुछ नहीं करना पड़ता, बस 100 mm पीछे क्रॉसिंग के नोज से रखा जाता है और ये ऑटोमेटिक बता देता है क्या एक्चुअल में कितना वियर है। इसमें स्केल रखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पहले से ही ऐसी बनी होती है। अगला क्वेश्चन है सीएमएस क्रॉसिंग के जोड़ को गैपलेस बनाने के लिए रेल होल का व्यास कितना mm होना चाहिए। डायमीटर ऑफ रेल होल व्हेन वी मेक गैपलेस क्रॉसिंग जॉइंट। क्रॉसिंग के जॉइंट में जैसे कि आपको पता है ये है क्रॉसिंग का पार्ट और ये आपकी रेल, दो रेल का कनेक्शन होता है, बीच में एक ब्लॉक होता है जो दोनों को जोड़ता है। यहाँ होती है एक मीटर प्लेट, इधर मीटर प्लेट होती है दोनों तरफ, 6 यहाँ बोल्ट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर हमें सीएमएस क्रॉसिंग में जो गैपलेस जॉइंट बनाना है तो उसमें रेल होल का डायमीटर कितना रखना चाहिए। देखिए एक्चुअल में डायमीटर जो होता है जब हम क्रॉसिंग को एंटर करते हैं, क्रॉसिंग को लगाते हैं तो उसका डायमीटर होता है 26.5 mm रखते हैं। लेकिन अगर हमें गैपलेस बनाना है ये जॉइंट, जैसा कि देखिए जॉइंट दिखाता हूँ, ये देखिए ये जॉइंट आपकी क्रॉसिंग का, अगर इसे गैपलेस बनाना होता है तो हम जो डायमीटर रखते हैं इस रेल्स का वो हम रखते हैं 27 mm, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। mm रखते हैं अगर हमें गैपलेस बनाना है। तो नॉर्मल जो रेल का
डायमीटर होता है वो होता है 26.5 mm। देखिए ये सब क्या है नंबर, ये नंबर हैं इन बोल्ट के। 1 मीटर की प्लेट जो होती है उसमें जो नंबर होते हैं बोल्ट के, क्योंकि ये बोल्ट होता है इसके हेड पर नंबर लिखे रहते हैं, और सारे जो बोल्ट हैं 6 के 6 बोल्ट वो अलग अलग नंबर के होते हैं। पहले नंबर का यहाँ शुरू करते हैं। पहला बोल्ट होता है RT1154 यानी 524 नंबर। दूसरा, सबके ये नंबर होते हैं बोल्ट के। दूसरा होता है 525। तीसरा होता है 527। चौथा होता है 528। 5वें नंबर का होता है 529 और लास्ट बोल्ट होता है 531। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा क्रॉसिंग में इस तरह का शेप होता है। तो बोल्टों का भी साइज़ सबका अलग अलग होता है, और बोल्ट का जो नंबर होता है अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें तो नहीं दिखेगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कहाँ लिखा रहता है। यहाँ इस हेड पे नंबर लिखा रहता है बोल्ट का। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हील डाइवर्जेंस ऑफ 1 in 8.5 फैन शेप्ड टर्नआउट। क्वेश्चन पूछा हील डाइवर्जेंस क्या होगा 1 in 8.5 फैन शेप्ड टर्नआउट का। देख, सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 in 8.5 और 1 in 12 में क्या अंतर होता है टर्नआउट में। और फैन शेप तो देखिए आज के समय पर जो टर्नआउट है वो सारे फैन शेप्ड ही होते हैं, और एक होता है स्ट्रेट टर्नआउट जो कि अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है रेलवे में, पहले इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। 1 in 8.5 और 1 in 12 का एक्चुअल मतलब होता है, देखिए दो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये, इसको अगर हमें 1 मीटर इस तरफ शिफ्ट करना है, यानी इस लाइन को हमें यहाँ शिफ्ट करना है 1 मीटर, तो इसको शिफ्ट करने में आप समझिए सीधी लाइन ले ली है मैंने, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, लेकिन अगर इस लाइन को हमें 1 मीटर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करना है, यानी 1 मीटर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में इसकी जो लेंथ रहेगी वो 8.5 मीटर की रहेगी। सॉरी, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से दिक्कत आ रही थी। अब देखिए ये दो लाइन है, इसको मतलब एक ही लाइन है, इस लाइन को 1 मीटर हमें हॉरिजॉन्टल इधर शिफ्ट करना है। तो 1 in 8.5 का मतलब है इधर 1 मीटर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे इस लेंथ की दूरी होगी 8.5 मीटर। ऐसा ही ट्रेन्स में होता है एक्चुअल में, जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग 1 in 8.5 होते हैं उसमें यही कॉन्सेप्ट चलता है, और 1 in 12 में यही 1 मीटर शिफ्ट करने में ये आपकी लेंथ हो जाएगी 12 मीटर की। दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये लाइन आपकी हो जाएगी 12 मीटर की, यानी इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर शिफ्ट करना है तो 12 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। ये होता है आपका 1 in 12। अब आपको बताता हूँ कि हील डाइवर्जेंस क्या होता है। ये देखिए, ये आपका एक पॉइंट एंड क्रॉसिंग का डायग्राम फिगर। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में ये होती है आपकी बाहर की स्टॉक रेल, ये टंग रेल होती है। तो इस टंग रेल में लास्ट में एक जो ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में जो डिस्टेंस हम नापते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो नापेंगे उसे ही कहते हैं हम हील ब्लॉक। ये स्केल से नापा जाता है, यहाँ स्केल रख के यहाँ तक की दूरी नापी जाती है। देखिए ये आपका पॉइंट एंड क्रॉसिंग का एक ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक जो स्टॉक रेल और टंग रेल को रोकता है, और हील ब्लॉक की दूरी हील डाइवर्जेंस की जो दूरी नापी जाती है वो यहाँ से इस स्टॉक रेल से इस टंग रेल पे स्केल रख के नापा जाता है। तो इसका जो आंसर है अब उस पर आ जाते हैं। हील डाइवर्जेंस ऑफ 1 in 8.5 फैन शेप टर्नआउट, आंसर है इसका 182
82.5। 182.5 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। हील डाइवर्जेंस ऑफ 1/12 फैन शेप्ड टर्नआउट। अब देखिए, आपको जैसे मैंने बताया था कि इस लाइन को 1 मीटर शिफ्ट करने के लिए जो डिस्टेंस होती है 1 मीटर 8.5 हो जाए, वो होता है आपका 1 इन 8.5। 1 इन 8.5 टर्नआउट होता है। इसमें क्रॉसिंग के ऊपर ही लिखा रहता है कि 8.5 वाला है या फिर 1 इन 12 वाला है। और सीधी बात है, जब 1 इन 8.5 की मीटर की दूरी होगी तो एंगल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और 1 इन 12 वाले में ये आपकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो एंगल थोड़ा कम होगा, तो हील डाइवर्जेंस भी कम होगा। हील डाइवर्जेंस आपका 175 है 1 इन 12 में, और जैसे कि आपको बताया 1 इन 8.5 में है 182.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हील डाइवर्जेंस ऑफ 1 इन 12 कर्व टर्नआउट। 1 इन 12 आपको समझा दिया। कर्व होते हैं, दो तरह के टर्नआउट होते हैं, स्ट्रेट टर्नआउट और कर्व टर्नआउट। ये देखिए, इस डायग्राम से आसानी से समझ जाएंगे। ये हील ब्लॉक है, ये स्टॉक रेल है, और ये आपका हील ऑफ स्विच, और ये है टंग रेल। इनके बीच में एंगल बनता है, उसे कहते हैं स्विच एंगल। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो टंग रेल है वो बिल्कुल सीधी है, यहाँ टंग रेल कर्व में आ रही है। तो यही अंतर होता है कर्व्ड टर्नआउट और स्ट्रेट टर्नआउट में। कर्व टर्नआउट में जो टंग रेल होती है वो कर्व में होती है, और बाकी आप देख सकते हैं कि 1 इन 12 कर्व टर्नआउट में वही है जो फैन शेप टर्नआउट में है, क्योंकि फैन शेप्ड और कर्व टर्नआउट में ज़्यादा अंतर नहीं होता। 182.5 mm है आपका हील डाइवर्जेंस। इसी तरह से 1 इन 8.5 के जो टर्नआउट होते हैं कर्व्ड वाले, उसमें आपका होगा 175 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 इन 12 स्ट्रेट टर्नआउट हील डाइवर्जेंस, इसमें अंतर होता है। ये स्ट्रेट टर्नआउट है जो कि अब रेलवे में बहुत कम इस्तेमाल होता है। अभी मैंने आपको समझाया भी था स्ट्रेट और कर्व्ड टर्नआउट में क्या अंतर है। अंतर यही है कि टंग रेल में स्ट्रेट में स्ट्रेट होती है, और कर्व्ड में कर्व्ड यानी कर्व्ड की टंग रेल होती है। तो इसका आंसर है 133 mm। 1 इन 12 में 133 mm होता है हील डाइवर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हील डाइवर्जेंस ऑफ 1 इन 8.5 स्ट्रेट टर्नआउट। अब 8.5 का पूछा है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 1 इन 8.5 में एंगल जो होता है डाइवर्जेंस का, ये होता है आपका एंगल। ये एंगल जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि इसकी दूरी कम होती है, और इसीलिए इसका होता है 136 mm स्ट्रेट टर्नआउट का। फिर से बता दूं, स्ट्रेट टर्नआउट बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है आजकल इंडियन रेलवे में। इस्तेमाल हो रहे हैं तो कर्व्ड टर्नआउट, गैप ऑफ चेक रेल इन टर्नआउट अदर देन कंक्रीट स्लीपर। ये पुराना टाइप का क्वेश्चन ही कहेंगे इसे। चेक रेल गैप पूछा है अगर कंक्रीट स्लीपर नहीं है टर्नआउट में। तो ये होगा आपका 44 से 48 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैप ऑफ चेक रेल इन टर्नआउट फॉर कंक्रीट स्लीपर। अगर कंक्रीट स्लीपर है तो चेक रेल का गैप क्या होगा? ये आपका 41 से 45। 41 से 45 देखिए, इसलिए क्योंकि कंक्रीट स्लीपर में तो यही चेक रेल गैप रहता है, चाहे 1 इन 12 का टर्नआउट हो या फिर 1 इन 8.5 का टर्नआउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्विच एंगल ऑफ 1/12 फैन शेप टर्न आउट। स्विच एंगल आपको अभी भी समझाया था, स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में जो एंगल बनता है उसे स्विच एंगल बोला जाता है। ये हमारा हील ब्लॉक है, तो स्विच एंगल पूछा 1/12 फैन शेप टर्न आउट में। याद रखिए ये रटने वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए कराए जा रहे हैं। 0 डिग्री 20 मिनट और 0 सेकेंड, ये होता है एंगल 0 20 00। याद रखिए ये क्वेश्चन तो सिर्फ याद करने वाले हैं। स्विच लेंथ ऑफ 1/12 फैन शेप टर्न आउट। 1/12 जो टर्न आउट होगा फैन शेप टर्न आउट यानी आज जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें स्विच की लेंथ क्या होगी। स्विच ये होता है, एक तरह से टंग रेल को कहते हैं स्विच। ये आपकी, हाँ एक चीज़ जरूरी बतानी थी आपको, ये आपको जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग होता है वो उसमें 3 पार्ट से मिलकर बनता है। इस पार्ट को कहते हैं हम, रुकिए सीधी लाइन लेता हूँ जरा, इस पार्ट को कहते हैं स्विच असेंबली, इस पार्ट को कहते हैं लीड असेंबली, और ये जो पार्ट बचा है इसे कहते हैं, इस पार्ट को क्रॉसिंग असेंबली। इन 3 पार्ट से मिलकर पॉइंट एंड क्रॉसिंग बनता है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा है स्विच लेंथ ऑफ 1/12 फैन शेप टर्न आउट, यानी स्विच की लेंथ क्या होती है 10,125 mm, यानी कि मीटर में आप निकालेंगे तो दिख ही रहा होगा आपको 10.125 मीटर, लगभग 10 मीटर की होता है आपका स्विच 1/12 फैन शेप टर्न आउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच के ऊपर ही है कि 1/8.5 फैन शेप टर्न आउट का स्विच की लेंथ क्या होती है, उसकी भी यही रहती है 10.125 मीटर। याद रखिए अच्छा क्वेश्चन है। ये दिख ही रहा होगा ये स्विच एक पॉइंट एंड क्रॉसिंग का, ये स्विच है, ये स्विच है, ये होता है 10.125 मीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर नहीं, सॉरी, पॉइंट एंड क्रॉसिंग की कुछ जरूरी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये एब्रीविएशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म्स। SRJ यानी कि स्टॉक रेल जॉइंट। स्टॉक रेल जॉइंट देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये है जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में, ये जो आपका आप देख सकते हैं ये जो मोटर पॉइंट होता है, इससे नहीं मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये देखिए ये डायग्राम है, यहाँ है आपकी मोटर, स्ट्रेचर बार भी कहते हैं इसे। यही स्ट्रेचर बार का ही काम होता है कि जो मूवेबल टंग रेल होती है उसे इधर से उधर करना। तो ये जो स्टॉक रेल होती है यहाँ बेल्डिंग की जाती है दोनों तरफ, उसे कहते हैं SRJ स्टॉक रेल जॉइंट। दूसरा है एक्चुअल टू ऑफ स्विच। एक्चुअल टो ऑफ स्विच होती है, जो आपका स्विच होता है उसका जो लास्ट पेना पॉइंट होता है उसे कहते हैं एक्चुअल टो ऑफ स्विच। नेक्स्ट है आपका टो ऑफ क्रॉसिंग। क्रॉसिंग की टो पूछेगी, क्रॉसिंग टो होती है ये लास्ट में जो हिस्सा होता है क्रॉसिंग का, इसे कहते हैं टो ऑफ क्रॉसिंग। नेक्स्ट है हील ऑफ क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का ये जो हिस्सा है जैसे कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, यहाँ जो पार्ट होता है उसे कहते हैं हील ऑफ क्रॉसिंग। ANC एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ANC होते हो आपको बताया था मैंने, क्रॉसिंग की जो नोज होती है पहले क्वेश्चन में ही था। इसमें देखते हैं ये जो आपका है ये ANC, ये जो पार्ट है क्रॉसिंग की नोज का उसे कहते हैं एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। आप ध्यान से देखें यहाँ लिखा भी है ANC यानी एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। एक होता है TNC थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग जब थोड़ी बहुत घिस जाती है
इस्तेमाल होने के बाद, तो वहाँ जो दूरी नापी जाती है उसे बोला जाता है थियोरेटिकल नोस ऑफ क्रॉसिंग। यही हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस थे। ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है कि एक ही वीडियो में कवर हो पाएगा, आगे भी कोशिश करूँगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।